जब एक लड़की मर जाती है, जब एक लड़की इन सब चीज़ों से परेशान होके, दुखी होके आखिरकार हार जाती है, सुसाइड कर लेती है, मर जाती है या उसको मार दिया जाता है, उसके बाद समाज जिंदा होता है, हाय वो लड़की मर गई, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। लेकिन जब तक लड़की जिंदा और खुद हाथ जोड़ के बोल रही है कि मेरा साथ दो, मेरे को मदद की ज़रूरत है, मुझे समझो, तब तक कोई सामने नहीं आएगा। लेकिन जब वो लड़की मर जाएगी ना, जब वो अपनी जान खो देगी, गवा देगी, तब पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा कि इसके साथ ये हो। बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी तो हमने सब पढ़ा ली, किसी तरह से पढ़ा ली, लेकिन इसको बचाएं कैसे? मुझे ये रोके की एल्बम है, ये आप देख सकते हैं, मेरे हस्बैंड हैं, ये मैं हूँ। उसके बाद ये किया तुम लड़की को मारोगे तो कौन सी दुनिया का ऐसा भाई होगा कि जो उसको अपनी बहन को बचाने नहीं जाएगा? या तो फिर वो भाई नहीं होगा, सिर्फ राखियां बंधवाने के लिए भाई थोड़ी बैठे। नमस्कार, जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं एक खास खबर, एक बेटी की कहानी जो दहेज प्रताड़ना के खिलाफ लड़ रही है। यह घटना नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के पीएस सुभाष प्लेस स्थित राजधानी एन्क्लेव में हुई है, जहां एक दहेज प्रताड़ना के मुद्दे का सामना हो रहा है। इस बेटी ने समाज के इस सामाजिक अभिशाप के खिलाफ न्याय की गुहार लगाई है। मीडिया का दुरुपयोग, हाई वोल्टेज ड्रामा। एक नामचीन बिल्डर जब कई कंपनियां चलाते हैं, वह साहब बड़े प्लान के साथ बीबी से छुटकारा पाने का प्री प्लान हाई वोल्टेज ड्रामे की स्क्रिप्ट तैयार करते हैं। पहले बीबी को टॉर्चर करते हैं ताकि वह अपने घर फोन ना करे, और इस स्क्रिप्ट के मुताबिक जब उनके घर वाले आए तो उन्हें उकसाकर उनकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए और फिर उस रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल बीबी से छुटकारा पाने के लिए कानूनी तौर पर किया जाए। कहानी कुछ साल पहले शुरू होती है, जब एक लड़की की धूमधाम से शादी कर दी जाती है और फिर उसके बाद जैसा कि होता आया है, लड़के वालों को जब भी कारोबार में पैसे की जरूरत पड़ती है, लड़की को पैसे मांगने पर मजबूर कर देते हैं। मना करने पर टॉर्चर किया जाता है, तलाक देने की धमकी दी जाती है और फिर बात थाने तक पहुंचती है। मुकदमा दायर होता है, मगर मुकदमे में अपने पक्ष को कमजोर पाकर लड़के वाले एक बार फिर लड़की को परेशान करना शुरू कर देते हैं और फिर शुरू होता है फाइनल राउंड। एक बार फिर लड़की को घर से पैसे मांगने पर मजबूर किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और फिर उसकी तमाम सुविधाएं बंद कर दी जाती हैं। लड़की को टॉर्चर करने के लिए घर की छोटी छोटी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे फोन नहीं चलाना, वाईफाई बंद कर देना, घर के कामों को लेकर मारपीट करना, टॉर्चर करना शुरू कर दिया जाता है और फिर आखिर में दहेज के मकसद को पूरा होते ना देख छुटकारे की फाइनल स्क्रिप्ट रच दी जाती है। मीडिया का इस्तेमाल किया जाता है, परिवार को जाल में फंसाकर बदनाम किया जाता है और कानूनी कार्रवाई में रची गई स्क्रिप्ट के हिसाब से शुरू कर दी जाती है। आइए आपको मिलाते हैं असल में कहानी कहां से शुरू होती है, अब ये कहानी कहां पर है। शादी वगैरह कब हुई थी? मेरा नाम ट्विंकल सखरानी है। मेरी शादी 8 नवंबर 2019 में हुई थी और मेरी शादी हुई थी मोहित सिंधवानी से, जो सन है ललित सिंधवानी और पूनम सिंधवानी के। उनका एक ब्रदर भी है जिनका नाम है शिवम सिंधवानी। बात क्यों बिगड़ती जा रही है? क्यों, कैसे बिगड़ गई? बात कुछ इस कदर बिगड़ी कि मेरे माँ बाप, मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से हूँ, बट उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी मेरे माँ बाप से। मेरे माँ बाप जितनी अपेक्षा शादी में पूरी कर पाए उन्होंने करी, बट मेरे फादर इन लोग काफ़ी अच्छे थे। वो जब तक थे तो वो घर में उस चीज़ को मैनेज करके रखते थे। जब मेरी सास मुझे कुछ भी लाने के लिए ज़बरदस्ती करती, टॉर्चर करती, मेरे पति मुझे परेशान करते, तो मेरे फादर इन लोग किसी तरीके से उनको समझा देते। बट एक बहुत दुखद हादसा हुआ कि मेरे फादर इन लॉ 2021 में कोरोना में मई में गुज़र गए। उसकी बाद से मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड ने, मेरी मदर इन लॉ ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना, मेरे देवर ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर करना मुझे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रही थी। मेरी फैमिली जो चाहते थे, गाड़ी, पैसा, सोना, वो मेरी फैमिली पूरी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कोरोना की वजह से मेरी फैमिली में भी बहुत क्राइसिस आ गए थे। उसके बाद से ये सब स्टार्ट हुआ। 1 साल तक मैं उनकी हिंसा को झेलती रही, सिर्फ इसीलिए कि हाँ मैंने शादी करी है, मुझे निभानी है, मेरा घर है, मेरा परिवार है। बट 1 साल बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे इस कदर घर छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया कि आखिरकार मुझे पुलिस का और कोर्ट का सहारा लेना पड़ा।
मेरे घर वालों ने जब उनसे पूछा कि क्यों आप हमारी बच्ची को वापस बोल रहे हो कि घर से जा, हमें डाइवोर्स चाहिए, निकल इस घर से, तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। बस एक ज़बरदस्ती थी, एक डोमिनेशन थी कि नहीं, इस लड़की को ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, अगर ये हमारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकती इस लड़की को ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तब मेरे फादर ने पूछा कि भाई क्यों 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 आप ये सब कर रहे हो, तो उन्होंने बोला जब तक आप अपनी लड़की को इस घर से नहीं ले जाओगे, ये बहुत लोगों के बीच में समाज था इन बातों में, उनके ताया जी, उनकी और भी बहुत लोग थे जिनके पास फ़ोन गए, जिनके थ्रू फ़ोन गए, बहुत लोग इन्वॉल्व थे जिनको उन्होंने ये बोला कि जब तक ये लड़की नहीं ले जाएंगे हम कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद मैं मजबूर होके, मेरे पति ने ऑलरेडी 4-5 महीने हो गए थे, मेरे पति ने मेरे साथ रहना, मेरे कमरे में आना, मुझसे बात करना सब छोड़ दिया था। मेरी मदर इन लॉ ना उनको मुझसे बात करने देती, ना मुझे खाना घर में बनाने देती, ना वो मेरे साथ खाना उनको खाने देती, ना मेरे कमरे में आने देती। बस एक ही ज़िद थी कि तू बस यहाँ से निकल जा, हमें तुझे नहीं रखना, तू इस घर से निकल जा। बिना किसी रीज़न के, कुछ भी नहीं था, बिना किसी रीज़न के उन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ करा। किस तरह का टॉर्चर करते थे ये लोग आपके साथ? बहुत गाली गलौज करते थे, आए दिन मुझे धमकियां दी जाती थी इस घर से निकल, मुझे घर में खाना नहीं बनाने दिया जाता था, मेरे हस्बैंड को मुझसे बात नहीं करने दी जाती थी, मेरे पेरेंट्स को फ़ोन करके गंदी गंदी गालियां दी जाती थी, कहा जाता था कि इसको यहाँ से ले जाओ। मैं जब घर आती थी मुझे कई घंटों तक मैं घर के बाहर खड़ी रहती थी, मुझे घर का गेट नहीं खोला जाता था। अनगिनत कोशिशों के बाद, रोने के बाद मुझे कभी गेट खोला जाता था। इस तरीके से मुझसे टॉर्चर करा जाता था, मुझसे धक्का मुक्की करी जाती थी। मेरी मदर आए दिन मेरा हाथ खींचती थी, मुझे धक्के देती थी, मुझे बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ देती थी। मेरे देवर शिवन सिंधवानी, वो आए दिन मुझे ताने मारते थे, मेरे रूम में आके मेरी अलमारियाँ छाटते थे, पता नहीं क्या कुछ नहीं करते थे। जिस तरह मेरे रूम में हमेशा किसी ना किसी, जब भी मैं कहीं बाहर जाती थी और मैं अंदर आती थी तो मैं देखती थी कोई ना कोई मेरे रूम में कुछ ना कुछ ऐसा बदला हुआ होता था जिससे मुझे पता चलता था कि मेरे रूम की तलाशियाँ ली जाती हैं पीछे से। हर तरीके से मुझे परेशान किया जाता था। एक वीडियो आया है थाना के बाहर में जो आपके शायद हस्बैंड और ये सास की वीडियो है, आप पर बहुत सारे आरोप लगाए। हाँ जी, उस दिन कुछ ऐसा हुआ था कि पिछले 1 साल से मैं बहुत मुश्किलों से उस घर में रह रही हूँ, पर वो लोग किसी भी, जो मैंने आपको बताया कि मुझे घर से निकालना चाहिए, किसी भी हद तक उतर चुके कि मैं किसी तरह घर छोड़ के चली जाऊँ। मुझे कोर्ट ने वहाँ रहने को कहा है, वो कोर्ट के ऑर्डर को भी डिसरिस्पेक्ट करके ये कोशिश करे कि हम किसी तरह इस लड़की को इतना परेशान कर दें कि ये घर छोड़ के चली जाए। उन्होंने अपने घर में खुद 6 CCTV कैमरा लगवाए हैं, हर वक्त उनके घर में रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन वो उसके बावजूद भी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम CCTV कैमरा हटाकर किसी तरीके से हम इसको इतना परेशान करें कि ये, क्योंकि वो डायरेक्टली तो मुझे कुछ कर नहीं सकते, तो वो इनडायरेक्टली इस तरह परेशान कर रहे हैं कि मैं चली जाऊँ। आज से 1 साल पहले ही उन्होंने मेरा TV का कनेक्शन काट दिया। घर में उन्होंने कुछ ऐसी डिवाइस लगवा दी कि घर में नेटवर्क आने बंद हो गए हैं। घर के अंदर, घर में सिर्फ एक मीडियम बात करने का होता है, वाईफाई, जिससे मैं अपने माँ बाप को कॉल कर सकती हूँ, मेरे बाप मुझे कॉल कर सकते हैं, अपना फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, मुझसे कोई घर में तो बात नहीं करता। मैं तो इस तरह घर में रहती हूँ जैसे कि बस मैं अकेली रह रही हूँ, ना मुझसे कोई बात करता है, ना मुझे उस घर में कुछ बनाने दिया जाता है, ना उस घर में कुछ खाने दिया जाता है, ना मुझे बाहर TV देखने दिया जाता है, ना बाहर बैठने दिया जाता है। हम मुझे कहा जाता है तू अपने कमरे में रहे, वो तेरी टेरिटरी, हमारी इस कमरे से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, इस कमरे से बाहर आएगी तो हम तेरी हालत ख़राब कर देंगे। मैं पूरा दिन सिर्फ अपने कमरे में रहती हूँ, बट उसके बावजूद भी अब उनको आखिरी ये चीज़ दिखी कि इंटरनेट यूज़ कर रही है, तो उन्होंने मेरा वाईफाई 4-5 दिन पहले काट दिया। मैंने कहा मैं अपना वाईफाई नया लगवा लेती हूँ, तो मुझे कहा जाता है कि अगर तूने घर में किसी को घुसाया तो हम तो इस पर मुखबरी का, चोरी का इल्ज़ाम लगवा देंगे, तो हमारे घर में चोरियाँ करवाना चाहती है। मैंने अपने पति से उस दिन 9 बजे 22 तारीख को मैं अपने घर गई। मैंने अपने पति से बोला कि मुझे आप प्लीज़ वाईफाई का पासवर्ड आपने चेंज कर दिया है, मुझे प्लीज़ दीजिए। मेरे माँ बाप बहुत परेशान होते हैं जब वो मेरा फ़ोन नहीं मिलता, वो बहुत घबरा जाते हैं कि हमारी बच्ची कहाँ है। आपको भी पता है माँ बाप परेशान होते हैं, टेंशन लेते हैं, मुझे पासवर्ड दे दीजिए। तो उन्होंने बोला जब तक ये घर नहीं छोड़ेगी तो मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा, पासवर्ड चाहिए तो इस घर से निकल, इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, ना तुझे हम यहाँ रहने देंगे, 1 साल तेरा बहुत ड्रामा हो गया और अब इस घर से चुपचाप निकल जा। मैंने कहा आप मुझसे बहुत गलत तरीके से बात कर रहे हैं, इस तरीके से बात मत करिए, आपको भी पता है कि मैं यहाँ रह रही हूँ क्योंकि मुझे कोर्ट का ऑर्डर है, मैं क्यों छोड़ के जाऊँ। जब मैंने आपसे शादी करी है, हमने 7 फेरे लिए, हमने साथ रहने की कस्में खाई, तो मैं आपको क्यों छोड़ के जाऊँ, मुझे वजह तो बता कि तू मुझे छोड़ के इसी ले जा। तब इतने में उनकी मदर आई, वो मुझे गंदी गंदी गालियाँ देने लग गई। मेरे पति आए, उन्होंने मुझे सबसे पहले एक थप्पड़ मारा। उसके बाद जब मैंने कोशिश करी वो रिकॉर्ड करने की, मैंने अपना फ़ोन उठाया, अपने फ़ोन को निकाला, ऑन करा, तो मेरे पति ने मेरा फ़ोन लेके तोड़ दिया ताकि
अभी तक के भी जितने एविडेंस मेरे पास थे पिछले 1 साल में कि मुझसे किस तरह मारपीट करी जाती है, मुझे ताने दिए जाते हैं, मुझे इनडायरेक्टली बातें सुनाई जाती हैं ताकि वो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाए। उस टाइम मेरे फ़ोन इतनी बुरी तरह उन्होंने 2 बार ज़मीन पे फेंका कि मेरे फ़ोन बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। मैं आपको ज़रूर अपने फ़ोन की फ़ोटो भी अभी दिखाऊंगी, मेरे पास फ़ोटो है, मैंने कोशिश करके उसको डेटा निकलवाने के लिए दिया है, मैं आपको उसकी फ़ोटो भी ज़रूर दिखाऊंगी। इतने में मेरी मदर इन लॉ आती है और मेरा गला दबाने लग जाती है और मेरे पति मुझे पकड़ के गर्दन से दीवार की तरफ पटकते हैं, जिसकी वजह से मेरा ये पूरा सिर अभी तक नीला पकड़ा हुआ है। मेरे हाथ पे भी अभी तक चोट के निशान हैं जो उन्होंने बहुत ज़ोर से पकड़े थे। इवन दो मेरे गले पर भी सारे के सारे उनके नोचने के, खरोचने के निशान हैं। मेरी सास ने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया, मेरे पति ने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। और जब मैंने उनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला आज तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, बहुत हो चुका है तेरा। इतने में मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ फिज़िकल असॉल्ट स्टार्ट कर दिया, फिज़िकल अब्यूज़ स्टार्ट कर दिया, सेक्सुअल अब्यूज़ भी स्टार्ट कर दिया। मेरी मदर इन लॉ मेरे कपड़े खींचने लगी, मेरे हस्बैंड मेरे कपड़े खींचने लगे और कहते कि आज हम तुझे सबके सामने तेरे कपड़े उतारेंगे। मैं इस बात पर इतना घबरा गई, मैं इतना ज़्यादा एक शॉक में चली गई कि मैं वहाँ ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी, मुझे बचाओ, कोई आओ, मुझे बचाओ। जब मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने लगी तब जाकर इन्होंने मुझे हल्की सी जगह दी और मैं फटाफट से किसी तरह नीचे भागी क्योंकि डर गए। और मैं फटाफट से किसी तरह नंगे पाँव, मेरे पास कुछ नहीं था, खाली हाथ अपनी जान को किसी तरह बचाकर, अपनी आबरू को बचा के मैं किसी तरह नीचे भागी। मैं नीचे जाके भागकर मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखा, मुझे बचाओ प्लीज़, कोई बचाओ। बट कोई आसपास नहीं था। मैं वहाँ से किसी तरह अपने घर भागी, नंगे पाँव, बिना किसी चीज़ के अपने घर भागी। मेरा फ़ोन डिस्ट्रॉय था, मैं पुलिस को फ़ोन नहीं कर सकती थी, मेरा फ़ोन ऑन भी नहीं हो रहा था। फिर मैंने जाके अपने पेरेंट्स के पास गई भागते दौड़ते, अपने माँ बाप को बोला कि इस तरह उसने मुझे बहुत मारा है, मेरे साथ बदतमीज़ी, मेरे साथ गलत काम करने की कोशिश करी है और मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत मारा है। मेरे पति ने ड्रिंक कर रखी थी और उस नशे में या पता नहीं किस वजह से उनने मेरे साथ इतना असॉल्ट करा। मैंने सिर्फ ये बोला था कि मेरे माँ बाप परेशान होते, मुझे वाईफाई का पासवर्ड दे दो। बट फिर उसके बाद मेरे पेरेंट्स मेरे साथ वहाँ गए। मेरे भाई ने उनको बोला कि तू नीचे आके बात कर कि तूने मेरी बहन को क्यों हाथ लगाया, नीचे आ और बता कि क्या हुआ था, क्या करा इसने ऐसा कि तूने मेरी बहन को इतना मारा, उसके साथ ये सब करा। तो उसने बोला कि तू रुक, तेरे भाई को तो मैं यहीं मरवाऊंगा, अभी के अभी 50 लड़के बुला रहा हूँ। 2 मिनट के अंदर वहाँ पे 50 अनजान लड़के आ गए और मेरे भाई ने अपनी सेफ्टी के लिए वहाँ पे एक डंडा पड़ा था, उसको उठा लिया कि अगर कोई भी मेरे भाई को हाथ लगाए तो वो अपनी सेफ्टी कर सके। बट इन्होंने उस चीज़ को पता नहीं किस तरीके से अपने फ़ायदे में दिखा दिया। इनके घर में 6 CCTV कैमरा लगे हैं सर, 6 CCTV कैमरा, एक बालकनी में, 2 ड्राइंग रूम में, 2 लॉबी रूम में, एक ड्राइंग रूम में, एक नीचे जो मेन एंट्रेंस है इनके घर की वहाँ पे सर 6 CCTV कैमरा लगे हैं, जिसका DVR बॉक्स हमेशा इनके रूम में लॉक्ड रहता है। क्योंकि सर ऑब्वियस सी बात है ना, कोई भी अपना DVR बॉक्स ऐसे तो बाहर छोड़ेगा नहीं ना कि उसको ईजिली बंद कर दिया जाए। अगर उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए कैमरे लगाए तो उसको रूम में तो लॉक रखेंगे। वो रूम लॉक्ड है और इन लोगों ने अंदर से, इस बार ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने CCTV गायब करा है। इससे पहले सितंबर में भी मेरे साथ मारपीट करी गई थी। इनके मामा मामी सुरेश अरोड़ा और मंजू अरोड़ा, उन्होंने मेरे रूम में आके मुझे घर से बाहर निकालने की कोशिश करी थी, मेरे साथ बहुत मारपीट करी थी। तब भी इन्होंने CCTV गायब कर दिए थे। तब भी पुलिस हमारे साथ इनके घर गई थी और इन्होंने बोला था हमारा CCTV कुछ दिनों से ठीक होने गया है। और आज भी जब इन्होंने मेरे साथ हिंसा करी, इनकी मदर ने मुझे मारा, मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, तो इन्होंने फिर से CCTV गायब कर दिए ताकि इस बार भी कोई भी एविडेंस किसी को ना मिल पाए। मेरा फ़ोन भी डिस्ट्रॉय कर दिया कि कोई एविडेंस ना मिल पाए और अपना भी CCTV गायब कर दिया कि किसी को कोई एविडेंस मिल ही ना पाए। मैं जब नीचे उतरी तो आस पड़ोस में बहुत कैमरे लगे हैं। मैं पुलिस से निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ किसी भी तरह जाएं, मेरा साथ दें, इन्वेस्टिगेशन करें, इनसे भी CCTV निकलवाएं, आस पड़ोस के CCTV भी निकलवाएं जिसमें मैं नंगे पाँव भागती हुई दिखी हूँ और चीखती हुई दिखी हूँ कि बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बट मेरा साथ कोई भी नहीं दे रहा है, ना समाज दे रहा है। पूरा समाज था जब मैं वहाँ भागी हूँ, लेकिन ना मेरा साथ समाज दे रहा है, ना मेरा साथ पुलिस दे रही है, ना मेरा साथ कोई भी इंसान दे रहा है। मैं अकेली हूँ अपनी इस लड़ाई में। वहाँ पर आप जैसे बता रहे थे खाना पीना आपका बंद कर दिया, तो कैसे खाना पीना वहाँ पे कैसे खाना? सर मुझे वहाँ पे मेरे फादर ने, जब ये सब स्टार्ट हुआ, मेरे फादर ने मुझे एक बार राशन लेके दिया। ये मुझे अपने घर का सामान नहीं छूने देते। मेरे फादर ने मुझे 2000 रुपये का राशन लेके दिया। मैं गई घर पे, एक बार मैंने उस दिन दाल चावल बनाए, अपना राशन रखा। अगले दिन इनकी मदर ने सारा का सारा राशन उठाकर कचरे के डब्बे में डाल दिया।
तो तब मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस करा कि मेरा सारा राशन फेंक दिया, मैं अगले दिन फिर राशन लेके जाऊंगी, इन्होंने अगले दिन फिर फेंक देना है, मैं क्या करूँ। उसके बाद से मेरे माँ बाप हैं जिनके पास मैं आती हूँ, सुबह शाम का खाना मैं अपने माँ बाप के पास ही खाती हूँ, यहाँ से खाना खा के रात को मैं वहाँ जाती हूँ, क्योंकि वहाँ मुझे किसी भी चीज़ का एक्सेस नहीं है, ना मुझे वहाँ पर ये इंटरनेट अब यूज़ करने दे रहे हैं, ना वहाँ इन लोगों ने घर पर कुछ ऐसा डिवाइस लगवाया जिससे घर पे नेटवर्क भी नहीं आते, ना वहाँ पे इन लोगों ने मेरा टीवी कटवा दिया बाहर, ये मुझे बैठने नहीं देते, खुद ये घर पे होते नहीं है। रोज़ रात को 10 बजे ये लोग पार्टी करने निकलते हैं और रोज़ रात को 3 बजे ये लोग घर आते हैं। मैं पूरा टाइम घर में अकेली होती हूँ, ना मैं अपना फ़ोन यूज़ कर सकती हूँ, मुझे इस तरीके से वहाँ पर टॉर्चर करा जाता है। खाना पीना, मेरी मेडिकल की सारी चीज़ें, मेरी पढ़ाई का सब कुछ, मेरे कपड़े, मेरी एक एक चीज़, मेरी एक एक ज़रूरत का सब, हर चीज़ का खर्चा मेरे माँ बाप उठा रहे हैं इस टाइम पर। ये लड़का मुझे कहीं से कहीं तक कुछ भी प्रोवाइड नहीं करता, बस ये पूरा दिन बैठ के ये कोशिशें करते हैं कि किस तरह इसको टॉर्चर करें। कभी इनकी मदर मुझे उल्टा सीधा बोलती हैं, ताने देती हैं, काम वालियों को बोलती है इसके कपड़े मत धो, इसके घर का, इसके रूम का काम मत करो। जो इनके ब्रदर है, मैं जैसे ही घर से नीचे उतरती हूँ, इनके ब्रदर मुझे ऊपर से गंदे गंदे इशारे करते हैं, गंदी गंदी गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं। मेरे हस्बैंड है, मैं जब भी रूम से बाहर निकलती हूँ मुझे घूर घूर के गुस्से गुस्से में देखते हैं कि जैसे ये अभी मुझे मार डालेंगे। मैं फिर भी इतने टाइम से हिम्मत करके कि नहीं, ये मेरी लड़ाई है, ये अपने लिए मैं लड़ रही हूँ, मैं इतने टाइम से लड़ रही थी, बट उस दिन तो इन्होंने मुझे मारने की हद पार कर दिया। अगर मैं वहाँ से उस दिन ना भागती नंगे पाँव तो ये मेरा गला घोट के इसकी मदर और ये जिस तरह मुझे मार रही थी, ये मुझे मार देते। और कौन सा भाई ऐसा होता है सर, आप बताइए, कि जिसकी बहन की ऊपर जान की बात हो, जिसकी बहन की इज्जत की बात हो, कौन सा भाई नहीं खड़ा होगा? क्यों नहीं खड़ा होगा कोई भाई? जब बहन के साथ इतना घिनौना काम करा जाएगा, वो भी उसके ससुराल में, तो क्यों नहीं खड़ा होगा? और अगर सच है तो ये क्यों हर बार DVR क्यों गायब कर देते हैं? घर इनका, ये घर में हट्टे कट्टे 2 लोग, अच्छे खासे हेल्दी 2 लोग हैं, ये मुझे मार पीट रहे हैं और DVR कैसे गायब हो सकता है, आप बताइए सर? 2 लोग होते कोई DVR घर से ले जा सकता है? जबकि DVR कमरे के अंदर बंद होता है, बट फिर भी हर बार DVR गायब करके कोई उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगा देते हैं मुझ पर। ये है सर मेरे एल्बम, रोके की एल्बम है, ये आप देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड हैं, ये मैं हूँ। उसके बाद ये ग्रीन लॉन्च बैंक्वेट पीरागढ़ी में हमने काफ़ी बड़ा रोका करा था। लड़के वालों का डिमांड था कि आप यहाँ पे रोका करिए, और भी बहुत डिमांड्स थी जिसकी हर चीज़ की पिक्चर इसमें है। ये मेरी फैमिली है इसमें, ये मेरे भाई भाभी, मदर फादर। अब आप चाहती क्या हैं? सर मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिया जाए। एक औरत हूँ मैं। आज बहुत कहा जाता है दुनिया में कि औरतों की सुनी जाती है, औरतों का आजकल बहुत सपोर्ट करा जाता है, बट मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं हो रहा सर। ना मुझे सपोर्ट करा जा रहा है, ना मुझे सुना जा रहा है, ना मेरी तकलीफ़ सुनी जा रही है, ना मुझे विश्वास करा जा रहा है। मैं आज सामने से जाके बता रही हूँ कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरे को मारा पीटा गया है, मेरा गला दबाया गया है, मेरे शरीर पे निशान है, मेरे हाथ पे, मेरे सिर पे ब्रूसेस हैं, बट कोई मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे इन लॉज जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं, उनके लिंक्स बहुत ज़्यादा है, कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा है, वो बहुत बड़े बड़े ACPs DCPs से फ़ोन कराते हैं, तो वो हर बार मामले को दबा देते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। जो मेरे साथ हुआ है उस चीज़ के लिए मेरी शिकायत दर्ज करी जाए, मेरी FIR दर्ज करी जाए और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, उनके घर जाया जाए, उनका DVR निकाला जाए, आस पड़ोस से DVR कलेक्ट करा जाए। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। मैं अपने पति से बहुत बहुत कोशिश करी मैंने उनको समझाने की कि ये सब मत करो, हम पति पत्नी हैं, आगे ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता, पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते, बट मेरे पति नहीं मानते। उनको पूरी दुनिया ने समझाया। मेरा केस जिनके पास है देवेंद्र ASI हैं, बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मेरे घर जाकर समझाया, उनको बहुत कोशिश करी उनको मनाने की, बट उनकी एक ही ज़िद है कि नहीं, इस लड़की को बोलो ये घर छोड़ के चली जाए, इस लड़की को बोलो ये घर छोड़ के चली जाए। बहुत समझाने के बावजूद अब मैं हार चुकी, क्योंकि अब मैं शायद उनको नहीं समझा सकती। शायद अब कोर्ट ही है जो मेरी मदद कर सकती है, जो मेरे हस्बैंड को समझा सकती हैं, क्योंकि अब मेरे बस की तो नहीं है। इतना सब होने के बाद भी, 1 साल केस के बाद भी वो बदल नहीं रहे, वो उसी तरह मुझे मार पीट रहे हैं जिस तरह वो मुझे पहले मारते पीटते थे। मैं पहले चुप रही, मेरा बच्चा तक मेरे सास ने, मेरे हस्बैंड ने गिरवा दिया, मेरे देवर ने गिरवा दिया, मैं तब भी चुप रही कि ठीक है कोई बात नहीं,
अपनी सुख शांति के लिए, अपना घर बसाने के लिए जो ये कहते हैं, जैसे ही कहते हैं ठीक है कर ले, क्योंकि मेरी फैमिली इनकी डिमांड पूरी नहीं कर पा रही थी। इन्होंने मेरे साथ ये सब करा, मैं फिर भी एक खून का घूंट पी के चुप रही कि ठीक है कोई बात नहीं। बट मेरी चुप रहने की कोई भी मुझे कीमत नहीं मिली, कोई मुझे सपोर्ट नहीं करा गया, मुझे समझा नहीं। आखिरकार मुझे फिर उसी दोराहे पे लाके खड़ा कर दिया कि तू इस घर से निकल जा, तू यहाँ से चली जा। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हो, जो मेरे साथ उस दिन मेरी आप बीती है सुनी जाए, सब कुछ देखा जाए। मैं जब मेडिकल कराने गई वहाँ पे भी मैंने उनको ये बोला कि मुझे यहाँ चोटें आई हैं, वहाँ चोटें आई हैं, मेरे शरीर पे निशान है, मेरे साथ ये सब हुआ, बट मेरी कोई सुनवाई नहीं थी। डॉक्टर ने मुझसे सिर्फ एक बात पूछी, आपका खून निकला है कहीं से? अगर खून नहीं निकला तो यहाँ से जाओ। कहीं पर कोई सुनवाई नहीं थी। और मेरे पति वहाँ पर भी खड़े होकर मुझे इशारे कर रहे थे यूँ कि पैसे चढ़ गए हैं, पैसे दे दिए हैं हमने। तो मेरी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं हाथ जोड़ के बस ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा साथ दो। अगर आप लोग ये बात कहते हो कि बहू बेटियों को इज़्ज़त से रखो, उनको इज़्ज़त दो, उनका सम्मान करो, तो सही में उनका साथ दो। समाज तब जिंदा होता है जब एक लड़की मर जाती है, जब एक लड़की इन सब चीज़ों से परेशान होके, दुखी होके आखिरकार हार जाती है, सुसाइड कर लेती है, मर जाती है, या उसको मार दिया जाता है। उसके बाद समाज जिंदा होता है, हाय वो लड़की मर गई, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया। लेकिन जब तक लड़की जिंदा और खुद हाथ जोड़ के बोल रही है कि मेरा साथ दो, मेरे को मदद की ज़रूरत है, मुझे समझो, तब तक कोई सामने नहीं आएगा। लेकिन जब वो लड़की मर जाएगी ना, जब वो अपनी जान खो देगी, गवा देगी, तब पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा कि इसके साथ ये हो गया। तो मुझे लगता है कि शायद मेरे भी मरने का इंतज़ार करा जा रहा है कि किसी तरह ये लड़की मर जाए, या तो इसको मार दिया जाए या इसको इतना परेशान कर दिया जाए कि खुद मर जाए। मुझे लगता है सिर्फ इसी बात का इंतज़ार करा जाता है। और मेरी मौत के बाद ही समाज, ये दुनिया, ये पुलिस, ये हर चीज़ मेरी मौत के बाद ही शायद ज़िंदा होगी। एक मिनट। जब ये हादसा हुआ उसके अगले दिन मैं घर गई दोपहर में, क्योंकि उस दिन रात को मुझे काफ़ी चोटें लगी थी। मेरे पेरेंट्स मुझे अपने पास ले आए थे। अगले दिन जब मैं घर गई हूँ, मैंने घर पे बहुत बेलें मारी, गेट खटखटाया कि खोलो खोलो, बट मेरे हस्बैंड ने मुझे गेट नहीं खोला। मैं बहुत बोला, नीचे भी गई मैं कि खोलो गेट, खोलो गेट, खोलो। आप ये देखिए वीडियो में। गालियों की भी मांग की गई थी, आप बता रही हैं। हाँ जी सर, मेरे पेरेंट्स, ये देखिए मेरे पेरेंट्स, ये देखिए ये खोलो। गेट खुला नहीं उस दिन? नहीं सर, उस दिन गेट मुझे नहीं खोला गया। मैं बहुत देर तक नीचे भी गई, नीचे जाके भी मैंने बहुत चीखा कि गेट खोलो, गेट खोलो। आधे घंटे बाद मेरे हस्बैंड बाहर आए, उन्होंने बोला कि मैं तुझे गेट नहीं खोलूँगा। तब जाके मैंने बोला कि अगर आप मुझे गेट नहीं खोलोगे, मुझे कोर्ट ने राइट दिया रहने का, मैं पीसीआर पे कॉल करूँगी। उन्होंने बोला जो मर्जी कर ले। फिर मैंने पीसीआर को कॉल करा, इसमें कॉल रिकॉर्ड्स हैं सर सारे, आप चाहे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने पीसीआर कॉल करा, पीसीआर से आए, मैंने वुमेन हेल्पलाइन पे कॉल करा, वो आए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे घर में आने दिया। अगले दिन भी वो मुझे घर में नहीं आने दे रहे थे। वो बस किसी तरह यही कोशिश करते हैं कि मैं घर छोड़ के चली जाऊँ, घर से निकल जाऊँ, किसी भी तरह बस मैं वो घर छोड़ दूँ। मेरे पेरेंट्स एक नॉर्मल फैमिली है, मेरे पेरेंट्स इतना पैसा नहीं दे सकते, फॉर्च्यूनर कार जिसकी डिमांड करते हैं, ये सब चीज़ें मेरी फैमिली फुलफ़िल नहीं कर सकती। और मुझसे अलग भी मेरी फैमिली की एक फैमिली है, मेरा भाई है, उनकी बीवी है, उनका भी एक परिवार है। मैं उनसे कैसे जाके हर दिन मांग करूं कि आज मुझे इतना सोना दे दो, आज मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दो, आज मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। ये सब मेरे पति को पता था, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सोच के मुझसे शादी करी, क्यों मेरे साथ ये कर रहे हैं, मुझे भी आज तक नहीं समझ आता। मैं अपने पति के साथ हर जगह, हर मुसीबत, हर दिक्कत में, उनकी जब तबीयत ख़राब हुई, उनको 2 बार कोरोना हुआ, हर वक्त, हर सेकंड में अपनी चिंता, अपनी जान की चिंता करे बिना हर वक्त उनके साथ रही। जब उनके फादर को कोरोना हुआ तब मैं हर वक्त हॉस्पिटल में रही, ये सोचे बिना कि मुझे कुछ हो ना जाए। बट मेरी हर चीज़ का करा हुआ सिला उन्होंने ये दिया है कि आज उन्होंने मुझे घर से बाहर निकालने के लिए हर हद जिसे कहते हैं उसको पार कर दिया। मुझे मारने पीटने में हर हद पार कर दी। उनके भाई ने मेरे साथ बदतमीज़ी, गाली गलौज, उनकी मदर ने मुझे मारने पीटने में, बदतमीज़ी में हर हद पार कर दी।
कुछ भी उन्होंने ये नहीं सोचा। वो खुद एक औरत है और औरत के साथ वो क्या कर रही है वो ये तक नहीं सोच रही कि मैं खुद एक औरत होकर क्या कर रही हूँ, क्योंकि उनके घर में बेटी नहीं है ना सर। मेरे घर में बेटी है, मैं बेटी हूँ इस घर की, तो मेरे घर वालों को पता है कि बच्चे का, लड़की का दुख क्या होता है, लेकिन उनको नहीं पता। वो तो बस सोचते हैं कि किसी तरह चली जाए। आज 2 साल हो चुके हैं वो अपने बेटे को अपने पास सुला रही है। हालांकि पुलिस ने, समाज ने उनको बहुत समझाया कि 2 साल से अपने बेटे को अपने पास सुला रहे हो, उसको उसकी बीवी के पास क्यों नहीं भेजते। तो कहती नहीं, इसकी बीवी को तो मुझे घर से निकालना और वापस मैं लड़की की कभी शादी नहीं कराऊंगी, मेरा बेटा मेरे साथ ही रहेगा हमेशा। इस तरीके से वो मुझे परेशान कर रहे हैं और बस एक ही उनका मोटिव है कि मैं किसी भी तरह वो घर छोड़ दूँ। मामला सर ये है कि मेरी ट्विंकल मेरी बेटी है, जिसको मैंने बहुत ही नाजों से पाला है। आज तक मैंने इसको उंगली तक नहीं उठाई है, और इन लोगों ने, इसके हस्बैंड ने, इसकी सास ने इसको बहुत मारा है। मार करके ये बेचारी कैसे जान बचा के हमारे तक पहुंची है ये हम ही जानते हैं। और उसके बावजूद ये हमारे बेटे पे ब्लेम लगा रहे हैं कि मेरा बेटा इनको मारने जा रहा है, जबकि इन्होंने 40-50 लोग जो बुला के रखे हैं वहाँ पे, वो सब इन्हीं के बुलाए हुए हैं। इन्होंने उसका उल्टा कर दिया कि ये इसके भाई के लड़के हैं और ये मेरे को मारने आए हैं और चिल्ला रहे हैं। ये सब एक स्टंट है सर, और कुछ नहीं है, एक स्टंट है। एक बात बताओ मुझे सर आप, कि भगवान श्री कृष्ण की बहन थी द्रौपदी, जब उसका चीर हरण हो रहा था तो क्या भाई नहीं गया था उसका चीर बचाने के लिए? था भाई के क्यों? कौन सा ऐसा भाई होगा जिसकी बहन पिट रही होगी और वो भाई चुप करके बैठा होगा? हर भाई का खून खोलता है साहब। तो मेरे हिसाब से इनको ये होना चाहिए कि ये अपनी कम से कम गलतियां तो माने। ये उल्टा ब्लेम मेरी बेटी पे लगा रहे हैं, मेरे लड़के के पे लगा रहे हैं। क्या है ये? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये नारा है ना कि बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी तो हमने साहब पढ़ा ली, किसी तरह से पढ़ा ली, लेकिन इसको बचाएं कैसे? मुझे ये बताओ आप। मैं प्रधानमंत्री जी से और जितने भी माननीय गण हैं उन सब से ये प्रार्थना करता हूँ, मैं बेटियों को कैसे बचाया जाए। ये तो मेरी बेटी है, ऐसी करोड़ों बेटियाँ और हैं जिनको नहीं बचाया जा सकता है। आखिर उसका कोई सोल्यूशन तो होगा। मेरी बेटी को आए दिन तंग किया जाता है, उसको यहाँ तक कि सर्दियों के कपड़े उन्होंने पहनने तक के लिए नहीं दिए। तो क्या हो सकता है इसका? मैं बाप हूँ, मैं अब तक इसलिए चुप करके बैठा था कि शायद ठीक हो जाएगा, लड़का ठीक हो जाएगा, भगवान को मत सुमत देगा, सुबुद्धि देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता साहब उसको सुबुद्धि आएगी। उसके फादर स्वर्गीय श्री ललित सिंधवानी जी बहुत अच्छे, इतनी इज्जत, इतना रुतबा उनका। आज उनकी आत्मा को क्या हो रहा होगा? तार तार कर दी उनकी आत्मा उन्होंने। किस लिए? कि वो अपने बच्चों को एक लायक बनाना चाहते थे, और ये किस रास्ते पे जा रहे हैं? आपराधिक रास्ते पे। रोज़ मेरे हस्बैंड रोज़ ड्रिंक करते हैं। एक बॉटल मेरे हस्बैंड की रोज़ ड्रिंक है। घर में सिगरेटों के पैकेट हर जगह पड़े रहते हैं। चेन स्मोकर है मेरे हस्बैंड। उनकी मदर उनको हर चीज़ में सपोर्ट करती है। घर पे लड़कियां आती हैं, लड़कियों के साथ बाहर खड़े होकर ड्रिंक करी जाती है, स्मोक करी जाती है, दोनों भाई करते हैं। बट हर तरीके से उनकी मदर उनको सपोर्ट करती है। और मैं जब इस चीज़ का विरोध करती थी तो मुझसे लड़ाई झगड़े किए जाते थे, मुझे मारा पीटा जाता था, मुझे धक्के दिए जाते थे कि तू कुछ नहीं बोलेगी, ये हमारा लाइफस्टाइल है, तू भी ये सब कर हमारे साथ, ये हमारा लाइफस्टाइल है और तुझे भी इस लाइफस्टाइल में एडजस्ट होना पड़ेगा, तुझे भी ये सब कुछ करना पड़ेगा, तुझे इस घर में रहना है। तो ये है तरीका। पैसे और पावर का मतलब ये नहीं होता है कि तुम किसी और को इतना सता दो, इतना दुखी कर दो कि वो अपने प्राणी त्याग दे। इसका मतलब पैसे का ये मतलब होता है साहब। कई बुद्धिजीवी, हमारे क्षेत्र के कई बुद्धिजीवी लोग हैं जो ये जानते हैं कि ये बात सत्य है, कि वो लोग गलत हैं, लेकिन किसी कारणवश वो बोल नहीं पा रहे हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो सामने आएँ, बोलें, असत्य का साथ ना दें, धर्म का साथ दें, कम से कम किसी को इंसाफ तो मिले। मेरा नाम विशाल सखरानी है, मैं ट्विंकल का ब्रदर हूँ। आजकल ये वीडियो बहुत वायरल करी जा रही है। क्या हुआ था उस दिन? हुआ था क्या? उस दिन मेरी बहन को इन्होंने काफ़ी मारा था, इसके ससुराल वालों ने। और जब मैं इनको अपनी बहन के घर गया तो इन्होंने लड़के इकट्ठे कर रखे थे 20-25 नीचे मेरे को मारने के लिए। उनके सेल्फ डिफेंस में मैंने बाहर राजधानी के गार्ड से डंडा लिया हाथ में। और मेरे हिसाब से अगर एक लड़की को मार रहे हैं तो कोई ऐसा भाई नहीं होगा जो चुप करके घर पे बैठेगा।
ये लड़की हो चाहे दुनिया में कोई भी लड़की हो, मैं तो कह रहा हूँ अगर किसी के साथ भी हिंसा हो रही होगी तो मैं ज़रूर वहाँ साथ देने जाऊँगा उसका। जब एक लड़की को मारा जा रहा है, मैंने ज़िंदगी में हमने अपनी बहन को कभी आज तक एक उंगली तक नहीं लगाई, और ये लोग सिर्फ एक दहेज के लिए या इसको घर से निकालने के लिए इस पर आज हाथ उठाने। हम लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं 1 साल से हम बिल्कुल लीगली लड़ रहे हैं, और ये जब लोग देख रहे हैं कि इनके लीगल लड़ाई में इनका कुछ नहीं हो पा रहा है, तो आजकल ये वो लोग हाथापाई भी उतर गए हैं। ये लोग सिर्फ मार धाड़ करके और घर से लड़की को घर से निकालने जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने कुछ ऐसा गलत नहीं करा, और जो वीडियो वायरल हो रही है उसमें भी ये नहीं बोला गया। यहाँ आपने लड़की पक्ष की तमाम बयानात आपने सुने, मगर लड़की का ये भी कहना है कि वह किसी भी हालत में तलाक नहीं लेना चाहते, मगर यह भी खतरा है कि लड़की को ससुराल वाले जहर देकर मार सकते हैं या फिर किसी और तरीके से एक्सीडेंटल मौत दिखा सकते हैं। लड़की को अपनी जीवन रक्षा के लिए सरकारी मदद की जरूरत है, क्योंकि बिना अदालत के या पुलिस के इन्वॉल्वमेंट के लड़की को ससुराल वालों पर भरोसा कतई नहीं है। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।